दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उससे ज्यादा बेहतरीन दिन किसी राजनेता के लिए क्या हो सकता है जब सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, यूं कहें कि महत्वाकांक्षा के बीच रास्ते का कांटा सेल्फ गोल कर बैठे। और यह सेल्फ गोल किस अंदाज में, जिस अंदाज में लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जाकर किया था, जिस अंदाज में जिन्ना का प्रशस्ति गान करते हुए किया था, और हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट से निकलकर एक ऐसे दायरे में लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए जिस दायरे के बाद वो कभी उस दायरे से निकल नहीं पाए। तो क्या अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को खुश होने का मौका दे दिया है? वो तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद कौन की चर्चाओं के बीच खुद को सबसे आगे रखना चाहते हैं, उन चर्चाओं के बीच अब एक नाम संभवतः आपको नहीं दिखेगा और वो नाम है अमित शाह का। वो अमित शाह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटों से 282 सीटों तक पहुंचाया। वो अमित शाह जिसने नरेंद्र मोदी के इशारे पर तमाम ऐसे पॉलिटिकल ऑपरेशन किए जिस पॉलिटिकल ऑपरेशन के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर भी सरकार बनाई, तो कई बार हार कर जीतने वाला बाजीगर भी अलग अलग राज्यों में बनती हुई नजर आई। तो क्या अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी की गति को प्राप्त होने जा रहे हैं? क्या अमित शाह अब गुजरात में मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी के बाद तीसरे गुजराती प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को नहीं दिखेंगे? बिसात तो करीब करीब ऐसी ही बिछ गई है। और कैसे बिछी, किसने बिछाई? किसी और ने नहीं बिछाई, बल्कि उस ट्रैप में अमित शाह खुद आ गए जिस ट्रैप में जाने से आमतौर पर लोग बचते रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक महत्व को, इस देश के अंदर उनके योगदान को और समाज के एक बड़े तबके को के बीच अंबेडकर को लेकर जज्बाती होने की मानसिकता को पढ़ नहीं पाए अमित शाह। सियासत करने वाले हर नेता को समाज के हर तबके की मानसिकता को पढ़ना चाहिए। हालांकि जो बात उन्होंने सदन में कही कि लोगों को एक अजीब सी परिस्थिति आ गई है, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह से उन्होंने जो कहा कि इसके बदले भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास जरूर हुआ कि कुछ गलत बोल गए। फिर अगले ही सेंटेंस से उसे दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जो बात एक बार निकल जाए, जुबान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। ये बात जो एक पुराने मुहावरे के रूप में कही जाती है, आज हकीकत के रूप में अमित शाह के सामने उसी रूप में आ गई जैसे जिन्ना की मजार पर किए गए प्रशस्ति गान के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी के सामने आ गई थी। आज का दिन भारत की राजनीति में एक सेल्फ गोल करने वाले नेता के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। अमित शाह के सामने वैसे दुश्वारियां पहले से भी थी। किस रूप में थी? वो दुश्वारियां इस रूप में थी कि आरएसएस के अंदर, यानी संघ के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कैडर के भीतर एक आशंका पहले से थी कि गुजरात के बाद क्या फिर गुजरात को ही बीजेपी का नेतृत्व दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो संघ के कैडर जो खासकर गठबंधन की सियासत जो अब वापस लौटती आ रही है, इन सब में अमित शाह न तो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए स्वीकार्य थे, न तो बहुत साफ साफ खुलकर कहा जाए तो कुछ उन पार्टियों के लिए स्वीकार्य थे जो पार्टियां समय समय पर एनडीए के अंदर आती जाती रहती हैं। लेकिन तब वो स्थितियां तब थी जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली नंबर 2 माने जाते थे। आज की तारीख में नंबर 2 तो बने रहेंगे नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर, और नरेंद्र मोदी अब शायद उनके बगल में खड़े होने से भी हिचकते हुए दिखाई दे, क्योंकि आज एक ट्वीट की पूरी सीरीज जो नरेंद्र मोदी के सामने आई, उस सीरीज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी एहसास है कि डैमेज तो बड़ा हुआ है और इसके डैमेज कंट्रोल में कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 दशक निकल जाए। और ये 2-3 दशक किसके हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? ये 2-3 दशक है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 50 साल के उम्र के आसपास दिखने वाले देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ के, और 65 साल की उम्र के आसपास दिखने वाले नितिन गडकरी के। तो क्या इनके जो दशक हैं, इनके दिन आ गए हैं? ये अब सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए हैं।
सत्ता के करीब पहुंचे ना पहुंचे, नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा इस रेस में अब ये खुलकर खेल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कैंप की बात करें तो जो लोग उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने का सपना देख रहे थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में मंडल की सियासत के तहत पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को लाकर योगी आदित्यनाथ के मिशन को, उनके पॉलिटिकल मिशन को पहले ही सैबोटाज करना चाहते थे, पहले ही उसे खत्म करना चाहते थे उस मिशन को, आज एक बहुत गहरा धक्का उन लोगों को लग गया कि आखिर ये हो क्या गया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के विरोध में माने जाते हैं, और खुल कर कहें तो अमित शाह के बहुत करीबी भी कई लोग उन्हें मानते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे राज्यों की स्थिति को देखें, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, क्या होगा इनके पॉलिटिकल करियर का। एक डिप्टी सीएम, एक अमित शाह के डिप्टी, क्या होगा उनके पॉलिटिकल करियर का जो अमित शाह के भरोसे एनडीए के अंदर बने हुए हैं। मसलन एकनाथ शिंदे, अब तो अमित शाह खुद ही भारतीय जनता पार्टी में आडवाणीकरण को प्राप्त होते जा रहे हैं। आखिर क्या जरूरत थी अम्बेडकर को लेकर चर्चा करने की, क्या जरूरत थी इस देश के समाज के अंदर एक बड़े नायक के तौर पर पहचाने जाने वाले नेता को इस ढंग से उद्धृत करने की। मैं नहीं जानता कि अमित शाह की मनोभावना उस वक्त क्या थी, लेकिन एक बात जरूर है कि जो तबका इस देश के अंदर आज जैसी परिस्थितियों को देख रहा है, उसे साफ साफ कहीं ना कहीं लगता है कि ये चुनावी हिंदुत्व उसकी महत्वाकांक्षाओं पर कुठाराघात का एक हथौड़ा तो नहीं है। और उस तबके की भावनाएं जब आहत होनी शुरू हुई तो भावना आहत गैंग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो अब तक निकलता था, वो भावना आहत गैंग कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग से भी ज्यादा प्रभावी होकर गोदी मीडिया में दिखना शुरू होता था। लेकिन आज न तो गोदी मीडिया और न ही गोदी सेठ कहीं है, खबरों के बीच कहीं नहीं है। आज खबरों के बीच तो 1956 में इस धरती को अलविदा कह चुके अम्बेडकर हैं। खबरों के बीच अम्बेडकर को लेकर अपनी सियासत को करीब करीब संभावनाओं के द्वार से पीछे धकेलने वाले अमित शाह हैं। और आज खबरों में वो सारे लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। सियासतदानों का काम है सियासत करना, उन्हें करना भी चाहिए। यही बात अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में सड़क पर होती आप कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन ये गोल किसने किया, सेल्फ गोल किसने किया? सेल्फ गोल नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने किया, सेल्फ गोल उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही ने किया, और सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी की उस संभावना ने किया जिस संभावना के इर्द गिर्द एक समानांतर सत्ता केंद्र राज्य दर राज्य बीजेपी बनाती जा रही थी। लेकिन अब उस समानांतर सत्ता केंद्र के दायरे में आने की कोशिश कौन करेगा? कोशिश कोई करे या ना करे, लेकिन होड़ बहुत तेज होगी, क्योंकि अमित शाह की स्वाभाविक दावेदारी ने उस होड़ को लखनऊ तक, नागपुर तक और मुंबई तक रोक रखा था। लेकिन अब यह होड़ दिल्ली तक पहुंचती दिखाई देगी। दिल्ली तक किस रूप में? उसी रूप में जिस रूप में लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कौन, ये होड़ सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक और नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक, यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान तक को इस रेस में लेकर आ गई थी। और फिर उस रेस का अंत नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में सामने आने के रूप में हुआ था। लेकिन आज राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से मौजूद है। संघ परिवार और बीजेपी के लोग अब अमित शाह को उस होड़ में आगे रखने का जोखिम सपने में भी नहीं ले सकते। हकीकत तो दूर की बात है, लेकिन जब उन्हें वो उस होड़ में नहीं रख सकते तो क्या कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि चुनावी हिंदुत्व के रथ पर सवार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दिल्ली पहुंचेगा, या देवेंद्र फडणवीस उस होड़ के साथ होड़ करते हुए नजर आएंगे, या उससे भी आगे? इन दोनों की तुलना में अनुभव को तरजीह देते हुए नागपुर अपने ब्लू आइड बॉय, अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे रहे और हाईवे मिनिस्टर के रूप में विख्यात नितिन गडकरी को लेकर सामने आएगा। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सिपह सलार का राजनीतिक विकेट गिरना भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुजरात लॉबी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इसे विकेट गिरना ही माना जाएगा, क्योंकि सत्ता के शीर्ष की संभावना के साथ जितनी मजबूती से व्यक्ति मौजूदा शीर्ष के साथ खड़ा रहता है, संभावनाओं के खत्म होने के बाद उस मजबूती के साथ कोई खड़ा रह पाएगा
गुंजाइश कम दिखती है। जब उम्मीद होती है तभी जाकर कुछ होता है। उम्मीद के साथ आदमी ज्यादा सेवा करता है। आप घर में भी देखते होंगे, अपने समाज में देखते होंगे, वही व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करता है जिसकी प्रॉपर्टी से उसे कुछ मिलने का लालच होता है। आमतौर पर 100 में 99 ऐसे लोग होते हैं किसी की सेवा करने वाले, लेकिन यहां तो प्रॉपर्टी ही मिलने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की प्रॉपर्टी। लेकिन उस प्रॉपर्टी की होड़ में खुद की गलती से ताले में गलत चाबी लग गई, और जब ताले में गलत चाबी लग गई तो उसके बाद की परिस्थितियों में पृथ्वीराज रोड पर कोई नेता कैद हो सकता है। कैद मतलब कैद नहीं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैद करके घर में बंद हो सकता है, तो पृथ्वीराज रोड पर आगे भी बंगले हैं। महत्वाकांक्षाओं का कैद होना किसी राजनीतिक सदमे से कम नहीं होता, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का उड़ान भरना भी किसी राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष से कम नहीं होता, क्योंकि पीएम ना सही तो पीएम एस्पिरेंट ही सही, प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही सही, वो यदि योगी आदित्यनाथ खुद को आज रेस में आगे पा रहे होंगे तो ये मामूली बात नहीं है। लखनऊ के लोगों से बात की जाए तो साफ जाहिर होता है कि लखनऊ में उत्सव का माहौल जो बाहर से आप देख नहीं सकते, राजनीतिक घटकों में, राजनीतिक गलियारों में एक खास खेमे के बीच अंदर खाने जरूर है। और यही स्थिति कहीं ना कहीं नागपुर में भी है तो कहीं ना कहीं मुंबई में भी है। यदि नहीं है तो कृष्णा मेनन मार्ग में नहीं है, और कृष्णा मेनन मार्ग में नहीं होने का कारण आपको तब समझ में आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अमित शाह साहब खुद आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की माफी नहीं मांगी, और इस बात के लिए उनकी दाद तो दी जानी चाहिए कि कम से कम सावरकर पर जो माफी मांगने का आरोप लगता है अंग्रेजों के सामने, आज कम से कम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर के रूप के मुद्दे पर माफी नहीं मांगकर उन्होंने अपनी राजनीतिक संभावनाओं को कहीं चौपट तो नहीं कर लिया। याद कीजिए, जिन्ना की मजार पर जाकर लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बोला था उस पर भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, और उनका माफी नहीं मांगना भारतीय राजनीति में उनको कहां लेकर चला गया। हालांकि माफी वो मांग भी लेते तो कोई परिवर्तन नहीं होना था, क्योंकि बात तो जुबान से निकल चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि इस देश की राजनीति जो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, इस देश की राजनीति जो सामाजिक न्याय को विमर्श का केंद्र बनाकर आगे बढ़ रही है, इस देश की राजनीति जो मुद्दों पर आ रही है, चाहे किसान का मुद्दा हो या नौजवान का मुद्दा हो, और किसान और नौजवान का मुद्दा मुसलमान के मुद्दे के साथ जाकर जब जुड़ रहा हो, तो उस परिस्थिति में वैसे भी गठबंधन का दौर आ रहा है। गठबंधन के दौर में योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतने खुश हो सकते हैं कि एक प्रतिद्वंदी रास्ते से हटा। इससे ज्यादा खुश होने का मौका उनके लिए इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उनके चेहरे पर कितने दल जुटेंगे भविष्य में। देवेंद्र फडणवीस इसलिए खुश हो सकते हैं कि एक प्रतिद्वंदी रास्ते से हटा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने पटना में बतौर चुनाव प्रभारी जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर लाने की भूमिका तैयार करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी 2020 में, वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते। हाँ, सड़कें बनाकर विपक्षियों तक को उपकृत करने वाले नेता नितिन गडकरी कुछ हद तक सुकून महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुकून का दौर तभी शुरू होगा जब नरेंद्र मोदी अमित शाह से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाने की कम से कम कोशिश करते दिखाई देंगे। निजी तौर पर तो दूरियां बन नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों के रिश्तों को निजी तौर पर कोई खत्म भी नहीं कर सकता। भरोसे और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन भरोसे और विश्वास के प्रतीक के बीच जब वोट बैंक आड़े आ जाता है तो फिर सार्वजनिक तौर पर साथ दिखने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू होती है। कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं और वो कांग्रेस के शीर्ष पर है। मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस्तीफा दिलाने या बर्खास्त करने की बात वो कर रहे हैं अमित शाह को, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी के लिए सरकार की कीमत पर भी उन्हें इस्तीफा दिलाना या बर्खास्त करना बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन वो जोखिम नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के वोट बैंक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वोट बैंक में मत भूलिए कि लाभार्थी चेतना के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा दलित तबका भी है, एक बहुत बड़ा वंचित समाज भी है। बहुजन एकता की बातें करने वाले लोगों के बीच से एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी हिंदुत्व के रथ पर भी सवार हुआ तो लाभार्थी चेतना के रूप में कमल निशान पर बटन दबाने की हद तक भी चला गया। अब उसको अपने साथ जोड़े रखना
खासकर अखिलेश यादव के पीडीए के दौर में, नीतीश कुमार की जाति जनगणना के दौर में, राहुल गांधी के आरक्षण बढ़ाने और सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में अमित शाह के महत्वपूर्ण भूमिका में रहते भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोहे के चने चबाने जैसा कदम होने जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष को इतना महत्व नहीं देती, और जब व्यक्ति विशेष को इतना महत्व नहीं देती तो उस परिस्थिति में अमित शाह को नरेंद्र मोदी महत्व देंगे, इस पूरी घटना के बावजूद महत्व देंगे, तो संघ के ऊपर क्या बीतेगी? संघ के सामाजिक समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ने की रणनीति के ऊपर क्या बीतेगी? और सबसे आगे बढ़कर देखें तो इस देश में चुनावी हिंदुत्व और लोगों को हमेशा 2-3 महीने पर कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, तो कभी लव जिहाद, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और के नाम से जो एक तथाकथित नेशनल सिलेबस जनता के बीच में फ्लोट किया जाता रहा है, उस नेशनल सिलेबस की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता उस सवालों के घेरे में आ जाएगी। और जब वो स्वीकार्यता सवालों के घेरे में आएगी तो याद रखिए, अंबेडकर ही मुद्दा नहीं है। अंबेडकर पर आज हुआ तो इतना बवाल हुआ। चंद हफ्तों पहले की बात है, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोर जोर से बोलते हैं टेलीविजन पर, उन्होंने पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े नायक, जी हाँ, ओबीसी के सबसे बड़े नायक के प्रति जिस घोर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया कि वो फेंका गए थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों और दलितों इनकी चेतना के बीच राजनीतिक तौर पर सियासत के बियाबान में फेंक तो नहीं दी जाएगी? इंतजार करते हैं और देखते हैं कि चुनावी हिंदुत्व का फेविकॉल कितना मजबूत है, जो अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस परिस्थिति से बाहर निकाल कर ले आएगा। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार के इस विश्लेषण को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।